हेलो स्टूडेंट्स, आज आप लोग के सामने क्लास 12th हिंदी मीडियम मैथमेटिक्स का लेक्चर 3 लेकर उपस्थित हूँ। और जो आप लोगों का टॉपिक है वो है सारणिक। सारणिक या डिटर्मिनेंट। सारणिक या डिटर्मिनेंट का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको आप लोग समझ चुके होंगे। आज के इस कंडीशन में हम सारणिक के प्रारंभिक गुणधर्म इसको हम जानेंगे और इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हम देखेंगे। तो यहाँ पे सारणिक के प्रारंभिक गुणधर्म या इनके कुछ एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट इसको हम देखते हैं। यहाँ पर इसको इसी में हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद हम इसमें कह रहा है सारणिक के प्रारंभिक गुणधर्म या एलिमेंट्री प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट। इसमें ये है जो पहली जो गुण है इसकी प्रॉपर्टी, उसमें कह रहा है यदि सारणिक की किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव शून्य हो तो सारणिक का मान शून्य होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी सारणिक है, उस सारणिक में चाहे अगर कोई भी पंक्ति हम ले लें उसके सारे के सारे अवयव, या कोई स्तंभ है उसके सारे के सारे अवयव अगर शून्य है तो डायरेक्ट भी हम उस सारणिक का मान सिर्फ ये देख कर कि इस पंक्ति के सारे अवयव शून्य है या उसके स्तंभ के सारे अवयव शून्य है, हम कह सकते हैं कि जो सारणिक का मान होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। तो ये है इसकी पहली प्रॉपर्टी। ठीक, अब इसमें इसका वेरिफिकेशन ये किया गया है कि जैसे इसमें ये क्या है, ये है आपका R2। R2 का मतलब ये आपका दूसरा पंक्ति है, तो दूसरी पंक्ति के सारे अवयव शून्य है। तो अब देखिए इसी के अलॉन्ग जब ये इसका एक्सपेंशन हुआ है तो यहाँ पे आप अगर देखो तो ये सारे के सारे इसका क्या होगा, सब ज़ीरो हो जाएगा। तो इसीलिए अगर किसी सारणिक के चाहे कोई स्तंभ हो चाहे कोई पंक्ति के सारे अवयव अगर शून्य है तो उस सारणिक का मान शून्य होगा। ये है पहला इसका गुण। उसके बाद फिर है दूसरा गुण। दूसरा जो गुण है इसमें ही कह रहा है दूसरे गुण में कि यदि किसी सारणिक की पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दिया जाए तो उस सारणिक के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। मतलब कि पंक्ति को स्तंभों में और स्तंभों को पंक्तियों में, मतलब रो को कॉलम में और कॉलम को रो में अगर हम चेंज कर देते हैं तो सारणिक के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये है इसका दूसरा गुण। इसका मतलब कि जैसे ये A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3, तो अब ये क्या है, R1 में आपका ये है तो R1 ये ऐसे के बजाय ये C1 हो जाए, मतलब A1 B1 C1 यहाँ C1 में आ जाए, और ये जो है A1 A2 और ये A3 ये इसमें आ जाए। मतलब रो कॉलम में और कॉलम रो में अगर हम चेंज कर देते हैं तो सारणिक के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये है इसका दूसरा गुण। तीसरा गुण, इसका तीसरा जो गुण है इसमें ये कह रहा है कि यदि किसी सारणिक की किन्हीं दो पंक्तियों अथवा किन्हीं दो स्तंभों को परस्पर बदल दिया जाए तो उस सारणिक के मान का चिन्ह बदल जाता है। अब यहाँ पे थोड़ा आप लोग ये सोच रहे होंगे कि पहले में ये था कि पंक्ति को स्तंभ में और या स्तंभों को पंक्तियों में चेंज करना था, तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन इसमें क्या है कि किन्हीं दो पंक्तियों को हम ले लें, मतलब R1 और R2 हम ले लें, तो R1 को R2 में और R2 को R1 में अगर इंटरचेंज करते हैं, या C1 को C2 में C2 को C1 में इंटरचेंज, मतलब पंक्ति को पंक्ति के साथ अगर हम चेंज कर रहे हैं
या स्तंभ को स्तंभ के साथ चेंज कर रहे हैं, तो अगर ये एक बार हो रहा है तो जो सारणिक का जो मान है वो क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, उसका साइन बदल जाएगा। मान तो एग्जैक्ट वही रहेगा उसका परिमाण, लेकिन उसका जो चिन्ह होगा अगर वो प्लस में आ रहा है तो माइनस में आ जाएगा, और अगर उसका मान के माइनस में होगा तो वो प्लस में आ जाएगा। अब यही प्रक्रिया अगर एक बार न करके अगर के दो बार, मतलब एक बार हमने R1 को R2 में और R2 को R1 में चेंज किया, फिर के दूसरा R2 को R3 में और R3 को R2 में चेंज कर दिया, तो अब ये दो बार हो गई। तो जब ये प्रक्रिया दो बार अप्लाई होगी तो उससे तो माइनस हुआ था और फिर माइनस हो जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, इसका मतलब फिर उसका मान वही आ जाएगा फिर जो सारणिक का पहले मान था। इसका मतलब अगर उसको हम सम बार ये प्रक्रिया अगर उस पर अप्लाई होगी तो उसका चिन्ह का मान वही रहेगा, और अगर ये विषम बार अप्लाई होगा तो उस सारणिक का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा, उसका साइन जो है चेंज हो जाएगा। ठीक, फिर है यहाँ पर चौथे में इस सारणिक में ये कह रहा है कि यदि किसी सारणिक की कोई दो पंक्तियाँ अथवा कोई दो स्तंभ सर्वसम है तो उस सारणिक का मान शून्य होगा। भाई सर्वसम का मतलब होता है आइडेंटिकल। सर्वसम, अगर इसको एग्जांपल से हम समझे कि जैसे ये A1, ये A2, ये भी A2, ये B1, B2, B2, ये C1, C2, C2। अब इसमें अगर हम देखें ये जो R2 है ये R3 और R3 में इसका देखिए A2 A2, ये B2 B2, ये C2 C2, इसके जो संगत अवयव हैं वो क्या हैं, मतलब R2 और R3 के जो संगत अवयव हैं वो क्या है, समान है। तो जब संगत अवयव समान हो, अगर कोई दो चाहे स्तंभ हो और चाहे पंक्ति, अगर किसी सारणिक में कोई दो पंक्ति या कोई दो स्तंभ के संगत अवयव समान है तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं, सर्वसम या आइडेंटिकल। तो जब वो आइडेंटिकल होंगे या सर्वसम होंगे तो उस सारणी का मान डायरेक्ट ही आप शून्य के इक्वल रख सकते हो, और उसका अगर एक्सपेंशन भी आप करोगे तो भी उसका जो मान आएगा वो शून्य ही आएगा। ठीक, तो ये हो गया इसका चौथी कंडीशन। उसके बाद आगे हम बढ़ते हैं, इसमें है पांचवी कंडीशन। पांचवी जो कंडीशन इसमें ये कह रहा है कि यदि सारणी की किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ का प्रत्येक अवयव दो या दो से अधिक पदों का योगफल है तो सारणिक को उसी क्रम के दो या दो से अधिक सारणिकों के योग के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। अब थोड़ा सा इसको भी ध्यान से आप समझिएगा कि जैसे ये एक सारणिक है, इस सारणिक में ये जो आपका जो C1 है इसमें ये A1 प्लस U है, ये A2 प्लस V है, ये A3 प्लस W है, ये और सब ऐसा ही है। ठीक, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम दो सारणिक के रूप में के योगफल के रूप में, क्योंकि यहाँ पे ये क्या ये प्लस है के रूप में लिख सकते हैं कि जिसमें एक सारणिक में जो उसका C1 होगा वो A1 A2 A3 होगा, और तो ये C2 और C3 यही होगा, और दूसरे में जिसका C1 होगा वो U V और W होगा, और C2 और C3 यही होगा। मतलब इसको हम अलग अलग दो सारणिकों के योग के रूप में लिख सकते हैं। अब ये चेंज कहाँ से होंगे, जहाँ से इनका योग हुआ है C1 में आपका ये A1 A2 एक में आ जाएगा A3, और दूसरे में U V और W आपका आ जाएगा। अगर इस चीज़ को हम दिखाएं तो इसको इस टाइप से यहाँ पर ये दिखाया गया है। अगर इस चीज़ को हम क्या समझें ये, तो ये आपका यहाँ पर ये आ गया A1 A2 A3, और ये तो आपका जो सेम था, फिर वो प्लस था तो प्लस, अगर उसमें माइनस में होता तो उसको हम माइनस में उसको कर सकते थे, और फिर ये आपका C1 में U V और W आ गया, और ये आपका ऐसा ही है।
दो अलग अलग सारणिकों के योग के रूप में इस टाइप से इसको हम। तो अब अगर इसमें 3 हो ऐसे ही, मतलब ये 2 में अलग अलग हो, तो इसको भी इस टाइप से अलग अलग हम फिर ये कर सकते हैं कि इनका एक्सटेंशन ये अलग अलग टाइप में इस प्रकार होगा। फिर आगे छठा गुण, इसमें कह रहा है कि यदि सारणी की किसी पंक्ति अथवा किसी स्तंभ के प्रत्येक अवयव को अचर के से गुणा कर दिया जाए तो नए सारणी का मान मूल सारणी के मान का के गुना हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी सारणिक है, उस सारणिक में अगर हम मान लीजिए हम उस सारणिक में किसी चर से हम गुणा करते हैं, मान लीजिए के से गुणा करें। अब ये जो गुणा होगा ये चाहे किसी पर्टिकुलर रो के सारे एलिमेंट में हो या किसी कॉलम के, ठीक, चाहे R1 में हो, चाहे R2 में हो, चाहे R3 के सारे अवयवों में किसी एक में होगा। और ऐसे ही अगर किसी में ये m कॉमन है, अब इसमें चाहे किसी एक स्तंभ की बात हो, चाहे किसी एक कॉलम की बात हो, जो जब वो बाहर आएगा तो उस कांस्टेंट का जो गुणा होगा इस पूरी सारणी के साथ ही होगा। ठीक, तो ये है इसकी एक प्रॉपर्टी, और उसको उसके बाहर हम वहाँ पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक और ये इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इसकी, इसमें कह रहा है कि यदि किसी सारणी में किसी एक पंक्ति अथवा किसी एक स्तंभ के सभी अवयवों में किसी अचर से गुणा करके किसी अन्य पंक्ति अथवा किसी अन्य स्तंभ के संगत अवयवों में जोड़ या घटा दिया जाए तो सारणी का मान अपरिवर्तित रहता है। मतलब कि जैसे हम क्या करें इसमें, ये क्या है, ये C1 है, ये C2 है, C3 है। अगर हम क्या करें इसमें C1 मान लिए C2 में हमने K से गुणा किया तो KB1, KB2, K3। अब इसमें हम क्या करें कि C1 में एक फार्मूला हम बना दें कि C1 में हम चेंज करेंगे, क्या करेंगे, C1 के साथ ऐड करेंगे, लेकिन कब, कि जब C1 और C2 में हम K से जब गुणा हम कर देंगे। इसका मतलब इसका एक फार्मूला हम अगर बनाएं कि C1 इक्वल टू आपका C1 प्लस KC2, अगर ऐसा हम करते हैं तो इस सारणी के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ता। कहने का मतलब यह है कि अगर किसी सारणी के किसी स्तंभ या पंक्ति में हमने किसी कांस्टेंट से गुणा किया, उसको किसी दूसरे सारणी के साथ जोड़ दें तो उस सारणी के मान पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक, अगली जो इसकी कंडीशन है वो ये इसमें ये कह रहा है कि यदि किसी सारणिक में चर x निहित है तथा सारणिक के अवयव चर x में बहुपद हैं और x इक्वल टू a रखने पर सारणिक का मान 0 हो जाता है, तो x माइनस a उस सारणिक का एक गुणनखंड होता है। जैसा कि एक गुणनखंड होता था, गुणनखंड का समीकरण कि अगर कि x माइनस ए किसी समीकरण को संतुष्ट कर रहा है, संतुष्ट करने का मतलब कि उसमें x का मान हम रखते थे a और वो उस समीकरण को संतुष्ट करता था। संतुष्ट करने का मतलब कि उसका LHS और RHS इक्वल आ जाए, या अगर वो जो है कि 0 के इक्वल है तो वो 0 के इक्वल आ जाए, तो वो उस समीकरण का एक गुणनखंड होता था। तो ऐसे इसमें भी है कि अगर इस समीकरण कोई एक सारणिक है, उसमें अगर x इक्वल टू a हम रख दें और इस सारणी का मान अगर 0 आ जाता है तो x माइनस a इस सारणी का एक गुणनखंड होगा। ये इसका ये थे प्रॉपर्टी इसके सारणी के, जो कि आप लोगों के कुछ हद तक समझ में आ गए होंगे। अब जब इस पर ये इम्प्लीमेंटेशन होगा तो अभी आप लोगों को ये चीज़ें ये क्लियर हो जाएंगी। अब इसमें से कुछ चीज़ें जो लगभग हर क्वेश्चन में अप्लाई होंगी, कुछ चीज़ें तो कुछ रेयर केसेस में। तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए अब ये इसमें जो है एक्सरसाइज पे आते हैं। एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन हमने कर लिया है चौथा। इसमें ये कह रहा है कि 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर ओमेगा ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, इसका आपको मान निकालना। तो भाई अब इसका
जो मान आपको निकालना है, तो ये तो किसी भी सारणी का अगर जो मान का निकालना है उसका एक्सपेंशन तो बता दिया, किसके अलॉन्ग उसका एक्सपेंशन होगा, या अगर के नहीं है तो अभी एक क्वेश्चन उस टाइप का भी बता देंगे। अब इसमें जो इसकी प्रॉपर्टी आई है, प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी से कैसे हमें इसका मान निकालना है, तो इस चीज़ को हमें देखना होगा। इसमें कुछ जो कंडीशन है कि अगर आइडेंटिकल हो गए, मतलब सर्वसम हो गए, तो भी उस सारणी का मान के 0 होता है। अगर किसी सारणी के सभी, अगर किसी सारणी में किसी पंक्ति या स्तंभ के सारे अवयव शून्य हो गए, तो भी उस सारणी का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये इस टाइप से, तो आइए इसी को हम इस पर अप्लाई करके कुछ, अब इसमें हम देखें कि 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, ये आप लोगों ने 11th में पढ़ा होगा कि इन तीनों का जो योगफल होता है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो अगर इन तीनों को हम क्या करें, जोड़ लें, मतलब ये है आपका C1 में, चेंज हम करेंगे C1 में, क्या करेंगे, C1 प्लस C2 प्लस C3, इन तीनों को जोड़ लेंगे। तो जब इनको हम जोड़ेंगे यहाँ पर, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसमें भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसमें भी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, यह आपका हो गया ओमेगा स्क्वायर, ये 1 हो गया, ये ओमेगा स्क्वायर, ये 1 और ये ओमेगा, ठीक। ये कंडीशन यहाँ पर ये दी गई। अब अगर इसमें हम देखें ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 0 होती है। तो जब ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ये ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा, ठीक। क्यों, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू होती है 0। अब चूँकि R1 के C1 के सारे अवयव शून्य है, तो इस पूरे सारणी का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। क्यों, क्योंकि C1 के सभी अवयव क्या है, शून्य है, इसीलिए, ठीक। तो ये आपका आ गया पहला क्वेश्चन आज का। इसमें जो है दूसरा, इसी में एक क्वेश्चन और भी है, तो इसमें एक क्वेश्चन हमने और लिया है, इसमें भी इसका हमें मान निकालना है। तो मान भी तो एक्सपेंशन से आप इसका निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पे इसकी जो प्रॉपर्टी हम उसी का यूज़ करेंगे। तो अगर इसको हम देखें, ये 1 2 3 है, ये 3 5 7, ये 8 4 20, ठीक। अगर इसमें हम कुछ चीज़ें अगर हम देखें, तो यहाँ पे कोई चीज़ हमें ऐसी नहीं दिख रही है कि जो आइडेंटिकल हो, या जिसके सारे के सारे एलिमेंट उसके जो है 0 हो जाए। तो यहाँ पे वो चीज़ नज़र नहीं आ रही, मतलब 1 2 3 3 5 7, ये 8 14, और ये बहुत है इसमें से 2, जैसे ये है 2 कॉमन होगा तो ये 7 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, वो ये 4 आ जाएगा, ये 7 आ जाएगा, और ये 5 आ जाएगा। तो अब इसके लिए इसका अगर इसकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो हम इसका एक्सपेंशन ही कर दे रहे हैं, ठीक है। R1 के अलॉन्ग इसका एक्सपेंशन, तो एक्सपेंशन आप लोग जानते ही होंगे, तो कैसा, तो पहले अगर इसके अलग होगा तो ये क्या, ये प्लस है, तो 1, एक चीज़ ये पूरा इसमें हम दिखा देते हैं। अब जब ये ब्लॉक होगा, ये ब्लॉक हो गया, तो ये 5, ये 7, ये 14, ये 20, अभी इसमें कंप्लीट इसमें दिखा दे रहा है। ये 2 यहाँ पे माइनस आता है, क्योंकि ये इसकी जो पोजीशन है 1 2 मतलब ऑड में है। अब ये ब्लॉक हो गया और ये ब्लॉक हो गया, जिसमें है, जिस रो और जिस कॉलम में है उसके एलिमेंट को छोड़कर अब जो बच रहा है उसको सारणी में लिख लेते हैं। फिर ये प्लस होगा +3, और फिर यहाँ पर आएगा आपका
ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, तो 3, 5, 8 और ये 14 होगा। ठीक, तो जब ऐसी कंडीशन आ गई तो अब ये यहाँ पर 1 इसका मल्टीप्लाई करेंगे। ये 20 पंजे आपका हो गया 100 हो गया, और ये 14 सत्ते 98 ये आ गया। फिर ये -2, ये 20 तिहाई 60 और 8 सत्ते 56 -56, और ये +3, 14 तिहाई 42 और 8 पंजे -40 आ गया। ठीक, तो और आगे अगर कैलकुलेशन कर लीजिए, ये 100 में से घटेगा तो 1, 2 आ गया, ये 2, 4 आ गया, ये +3, फिर 2 आ गया। अब यहाँ पर ये 2 -8 हो गया, +6 हो गया। अब ये आपका आ गया 8 -8, 8 और -8 जो आपका आ गया, क्या आ गया, 0 आ गया। ये सारणी का जो मान आ गया वो भी 0 आ गया इसका। ठीक, ये चीज़ आप लोग समझ गए। तो अब ये इसमें एक क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट भी है, कई बार ये आ भी चुका है इस टाइप के क्वेश्चन। तो इसमें कह रहा है कि ये एक सारणिक है, इस सारणिक में आपको सिद्ध करना है कि a - b, b - c और c - a ये इसके इक्वल आएगा। तो अब इसमें हम LHS ले लेते हैं। LHS का मतलब जो ये सारणिक में दिया 1a, a² 1b, b², 1c और ये c², ऐसे इसमें हमने ये दे दिया। अब हम ये देखते हैं कि क्या हमें लाना है, जो भी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी का यूज़ इसमें हमें करना। तो a - b लाना है, b - c लाना है, a - b और b - a - b अगर इससे इसको सब्ट्रैक्ट हम कर दें तो ये किस में है, ये R1 में है, ये R2, मतलब R1 - R2 कर दें, और b - c भी है तो ये b - R2 - R3 कर दें। लेकिन 3 कंडीशन एक साथ अप्लाई नहीं हो सकती, तो 2 को एक साथ अप्लाई करेंगे। मतलब फार्मूला हमारा क्या बनेगा, R1 में चेंज करना है, क्या चेंज करना, R1 - R2, और R2 में क्या अप्लाई करना है, R2 - R3। ये इस पर हम अप्लाई कर देंगे। अब जब ये अप्लाई होगा तो भाई 1 और ये -1 ये 0 हो जाएगा, ये a और ये a - b आ जाएगा, ये आपका a² - b² हो जाएगा, यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, 1 - 1 ये b - c हो गया, और ये b² - c² हो गया, ये 1 ये c² आ गया। अब यहाँ पर अब अगर के देखें तो कॉमन की अभी तो कोई कंडीशन नहीं, इसको हम ओपन भी करके दिखा, चाहे तो आपके डायरेक्ट भी कर सकते हैं 0 a - b, इसको हम फार्मूले से अगर ओपन होगा तो a - b इंटू a + b, ये हिसाब से। ऐसे इसमें ये 0, ये b - c, ये b - c, b + c, ये 1 c c²। अब अगर इसमें हम देखें यहाँ पर तो इसमें से कॉमन हो रहा है a - b, इसमें से b - c कॉमन हो रहा है। तो ऊपर से अगर हम कॉमन ले लें तो a - b ये कॉमन हो गया, दूसरा है b - c ये कॉमन हो गया। तो जब कॉमन a - b जो कॉमन हुआ ये R1 से, b - c R2 से, तो यहाँ पे 0 मिला, ये 1, ये a + b मिल गया, ये 0, ये 1, ये b + c मिल गया, ये 1 c, ये c²। यहाँ पे हमने क्या किया है कि R1 से a - b तथा R2 से b - c कॉमन या सर्वनिष्ठ लिखिएगा आप लोग लेने पर। ठीक, तो ये कॉमन हो गया। अब इसमें ये दिख रहा है आपका ये 0 2 एलिमेंट,
तब इसी के सापेक्ष इसका विस्तार कर दें। ये a माइनस बी आपका ऐसा ही है, b माइनस सी भी ऐसे ही। अब जब ये कंडीशन आ गई तो इसी के सापेक्ष इसका विस्तार जब होगा तो ये 0। अब यहाँ पर अगर हम लिखें तो ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, इसका इस पर सी स्क्वायर और ये माइनस सी, ये बी प्लस सी, ये आ गया। फिर ये माइनस, ये 0 और ये इसमें आएगा, ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया, ये आपका हो गया सी स्क्वायर माइनस सी ए प्लस बी। और फिर ये +1 और इसमें जो ये ब्लॉक हो गया, ये ब्लॉक हो गया। अब यहाँ पे जो आएगा ये, तो इसमें आपका b प्लस सी और माइनस ए माइनस, ये कंडीशन। तो अब ये यहाँ पे ये a माइनस बी हो गया, ये b माइनस सी हो गया। अब ये इसमें यहाँ पे ये 0, ये 0 हो गया। अब ये इसको हम ओपन करेंगे, b प्लस सी माइनस ए प्लस बी। तो अब ये तो सॉरी ये प्लस है, जब ये प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक। ये प्लस माइनस कट जाएगा इसमें। तो अब जो कंडीशन आ गई आपके पास a माइनस बी, b माइनस सी और ये बचेगा आपका c माइनस ए। ये आपका आ गया RHS और ये आपका सिद्ध हो गया। तो ये चीज़ भी आप लोग समझ गए होंगे। ये था एक क्वेश्चन, और भी जो क्वेश्चन होंगे वो अगले लेक्चर में। वैसे ही आप लोग इसको लगाइएगा, जो प्रॉब्लम होगी उसको बताते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।